हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। और इसमें हमने थोड़ा सा जो प्रारंभिक प्रयास थे अंग्रेज़ों के भारत में शिक्षा लागू करने के, उसके बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में मदरसे की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके जो मतलब मुसलमान नवयुवक हैं, उनको सेवा में लेने के लिए उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से अवगत कराना था। और 1791 में जोनाथन डंकन एक अंग्रेज़ था जिसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था कि जो हिंदू कुलीन है, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एट दैट टाइम वाज नॉट मेंट फॉर ऑल। तो जो हिंदू कुलीन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको सरकारी सेवा में लेने के लिए उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में बताना और उनको एजुकेट करना। तो ये इनिशियल फाउंडेशंस थी एजुकेशन की। और फिर मैंने आपको बताया कि 1784 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जब सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत के बारे में जानना, भारत का साहित्य, भारत का इतिहास जो है उसको पता लगाना। बहुत से ग्रंथों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया, भारतीय ग्रंथों का, और जो है काफ़ी अनुसंधान किए गए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से। 1792 में एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स। इसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि भारत में ईसाई धर्म और पश्चिमी ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक स्कूलों की स्थापना की जाए। मतलब चार्ल्स ग्रांट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि अगर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है और अगर पश्चिमी ज्ञान से भारतीयों को अवगत कराना है, तो ये ज़रूरी होगा कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। तो उस समय 1793 में क्या हुआ कि जब इंग्लैंड की जो संसद थी वो कंपनी के अनुज्ञा पत्र पर उसके नवीनीकरण पर विचार कर रही थी। भाई, मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो चार्टर मिला हुआ था। 1793 में उसको एक चार्टर मिला था जिसके माध्यम से वो भारत में व्यापार कर रही थी। 1600 ईस्वी में इसकी व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरुआत हुई थी। तो वो अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण पर विचार चल रहा था। तो उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स विल्बरफोर्स। विल्बरफोर्स ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा कि कंपनी के डायरेक्टरों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरी भेजने चाहिए। मिशनरी पहले भी आ रहे थे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन इस प्रस्ताव का संसद में विरोध हुआ और ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लेकिन इंग्लैंड में धीरे धीरे ये विचार जोर पकड़ने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। यानी 1793 में तो वो सपना साकार नहीं हो सका, लेकिन अगला जो, यानी मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो चार्टर था हर 20 साल बाद ये चार्टर रिन्यू होता था। ठीक है ना, हर 20 साल के पश्चात इस चार्टर का नवीनीकरण होता था। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ, ठीक है, उस चार्टर एक्ट में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए एक राशि निर्धारित की गई और वो थी 1 लाख रुपए की राशि वार्षिक रूप से खर्च करने के लिए। यानी हर वर्ष 1 लाख रुपए की राशि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए खर्च की जानी थी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इट वाज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। यानी भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार में एक ये मील पत्थर था, एक निर्णायक मोड़ था।
क्योंकि अब कंपनी के कर्तव्यों में भारत के लोगों को शिक्षित करने का भी प्रावधान किया गया। ये भी एक कर्तव्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लिया गया। और इसके बाद जो ईसाई मिशनरियों ने भारत में आना शुरू किया, वो फिर बहुत अधिक संख्या में भारत आने लगे और भारत में आकर इन्होंने स्कूल खोलने शुरू कर दिए। जैसे कि आज भी अगर आप देखते हैं तो बहुत से ऐसे जगह हैं, खासकर जो कस्बे हैं और जो सिटीज़ हैं, इवन इन हरियाणा आप देखो, सोनीपत की अगर हम बात करें तो होली चाइल्ड कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जूड्स एकेडमी है, होली फैमिली है। ऐसे आप गोहाना में आप देखो कि होली फैमिली स्कूल है, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल इस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये सब जो है उसी जो एक मिशनरी जो एक एटीट्यूड था अंग्रेज़ों का कि ईसाई धर्म का प्रचार करना है, तो अधिक से अधिक संख्या में स्कूल खोले गए। और 1813 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ, उससे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से विवाद भी खड़े हुए साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत ही अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया था। एक तो इसमें ये लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए की वार्षिक राशि जो है वो निर्धारित की गई थी कि 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब वो किस प्रकार खर्च किए जाएंगे ये स्पष्ट नहीं किया गया था। एक्ट में केवल शिक्षा नीति के उद्देश्यों का उल्लेख था कि भाई क्या उद्देश्य क्या है, हाउ इट विल कम इनटू फोर्स, कि 1 लाख रुपए की राशि कैसे खर्च करनी है, इसके बारे में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इसमें नहीं थे। अच्छा, उद्देश्य क्या थे कि 1813 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ उसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी भारतीयों की शिक्षा के लिए। तो उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य ये था, एक तो साहित्य का पुनरुद्धार और उन्नति, जो लिटरेचर था ना उसको रिफर्बिश, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और उसकी उन्नति की जाएगी। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है, और ब्रिटिश भारत की जनता में विज्ञान की स्थापना और वृद्धि की जाएगी। ये उद्देश्य निर्धारित कर रखे थे इसमें जो चार्टर एक्ट था। अब वो कैसे किए जाएंगे, किस तरह के स्कूल खोले जाएंगे, कौन से टारगेट ग्रुप्स होंगे, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं थी। तो इस एक्ट को लेकर बहुत से सवाल खड़े हो गए। वो क्या क्या थे? सवाल ये थे कि एक तो जो उद्देश्य बता रखे हैं कि भाई साहित्य का पुनरुद्धार और उन्नति, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, विज्ञान में वृद्धि, इन उद्देश्यों के पीछे क्या भावना है, ठीक है, व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड दिस ऑब्जेक्टिव्स। फिर दूसरी बात ये कि किस माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, कि अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी, हिंदी माध्यम से दी जाएगी या उर्दू माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। फिर शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने वाली एजेंसियां कौन सी होंगी। ये तो कह दिया कि स्कूल खोले जाए, बट थ्रू विच एजेंसी, कौन से ऐसे संस्थाएं होंगी जो ये स्कूल स्थापित करेंगी। फिर सर्वसाधारण यानी आम जनमानस में शिक्षा का प्रचार कैसे होगा, क्या तरीका होगा। अभी तक तो देखो ना, 1781 में 1791 में जो मदरसा और जो संस्कृत स्कूल जो है खोला गया था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि मुस्लिम और हिंदू कुलीनों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, उसको कैसे जो है शिक्षित किया जाएगा, इसका कोई जो है इसमें जिक्र नहीं था। तो इन सारे प्रश्नों पर कंपनी के उच्च अधिकारियों में बहुत सारे मतभेद जो है उत्पन्न हो गए और इस प्रश्न की 3 विचारधाराएं सामने आई। वो क्या क्या थी? एक तो ये था कि कंपनी के पुराने कर्मचारी जो थे वो संस्कृत और अरबी भाषाओं के अध्ययन पर बल देते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत समय से भारत में काम करते आ रहे थे, वो ये कहते थे कि भाई संस्कृत और अरबी भाषा की शिक्षा दी जाए। वो ऐसा क्यों कहते थे? उनकी ये मान्यता थी कि पश्चिमी ज्ञान और साहित्य का जो ज्ञान है
वो इन्हीं भाषाओं के माध्यम से दिया जा सकता है। भारतीय और कोई भाषा नहीं समझेंगे तो बेहतर ये है कि या तो संस्कृत में दिया जाए ज्ञान या अरबी भाषाओं में ज्ञान दिया जाए। लेकिन कुछ अन्य जो अंग्रेज़ थे जैसे मुनरो और एल्फिंस्टन, वो कहते थे कि आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं उनके माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही पश्चिमी ज्ञान भारतीयों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन चार्ल्स ग्रांट और उसके अनुयायी ये मानते थे कि जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है पश्चिमी ज्ञान भारतीयों तक पहुंचाने के लिए, सबसे प्रभावशाली माध्यम जो है वो है अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हम, विषय की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। उसने कहा कि चार्ल्स ग्रांट का ये मानना था कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माध्यम है। और इस विचारधारा के समर्थक ईसाई मिशनरी और कंपनी के नवयुवक कर्मचारी थे। पुराने कर्मचारी तो कहते थे कि भाई संस्कृत और उर्दू और जो फारसी भाषाएं हैं, फारसी भाषा तो चली आ रही थी मुग़लों के काल से, कि अरबी फारसी भाषाओं में जो है पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो नए कर्मचारी थे और जो ईसाई मिशनरी थे वो ये कहते थे कि द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इंग्लिश। और जब लॉर्ड मैकॉले, आपने शायद नाम सुना हो कभी, लॉर्ड मैकॉले जब भारत में आए तो उसके बाद तो ये विचारधारा और भी मजबूत हो गई कि अब भारत में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ये एक्चुअली अंग्रेज़ी होना चाहिए। तो देखिए अगले 20 सालों तक इस बारे में वाद विवाद चलता रहा, जिसे आंग्ल प्राच्यवादी वाद विवाद कहा जाता है। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या था। क्योंकि 20 वर्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 1813 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ, 1813 के बाद फिर 20 साल बाद फिर वो चार्टर रिन्यू होना था, उस चार्टर का फिर नवीनीकरण होना था। ये जो चार्टर एक्ट जो पास किए गए थे ना, ये कंपनी के जो अधिकार मिले हुए थे, विशेषाधिकार मिला हुआ था भारत के साथ व्यापार करने का, उसको रिन्यू किया जाता था, ठीक है ना, वो टाइटल रिन्यू किया जाता था। तो हर 20 वर्ष बाद इसका जो है आप ये कह दोगे पुनरावलोकन होता था, ठीक है। तो अगले 20 वर्ष तक जो है ये संघर्ष बना रहा। फिर 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात की गई थी जनसाधारण की शिक्षा के लिए। तो उसमें एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हम अध्योगामी निस्यंदन सिद्धांत, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका क्या अर्थ है? ये थोड़ी सा पेचीदा है, इसका ये जो शब्द है थोड़ा सा कठिन है सुनने में। अध्योगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका मतलब ये था कि जो 1 लाख रुपए की राशि जो निर्धारित की गई है वो 1 लाख की राशि केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए है। और जहाँ तक जनसाधारण की बात है, वो ये कहते थे कि शिक्षा जो है वो ऊपर से छनकर नीचे की ओर जाएगी। कहने का अर्थ है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये है कि पहले उच्च वर्ग शिक्षित होगा और फिर वो जो शिक्षा अर्जित करेगा वो फिर आगे ट्रांसफ़र करेगा वो शिक्षा जनसाधारण के बीच में, यानी शिक्षा का ऊपर से नीचे की ओर छन जाना। इसको कहा जाता है अध्योगामी निस्यंदन सिद्धांत। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान थे और फिर 1853 यानी 20 वर्ष बाद फिर क्या हुआ और फिर 1854 में क्या हुआ, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू।